दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो 2010 की एक ऐसी जबरदस्त कोरियन फिल्म है जिसके एक्शन और थ्रिलर ने न केवल उसे साल की सबसे बड़ी ग्रॉसिंग फिल्म का खिताब हासिल करवाया बल्कि दुनिया भर के दर्शकों को अपना दीवाना भी बना दिया। हैरत की बात तो ये थी कि जब यूएस और कनाडा के बाद ये फिल्म इंडिया में आई तो बॉलीवुड उसकी कॉपी करने से बाज नहीं आया और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्म को बना डाला, जो कि एक सफल एक्सपेरिमेंट साबित हुई। आइए जानते हैं आखिर इस कहानी में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से इसे इतना सराहा गया। मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम नोवेयर और इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ताइसिक नाम के एक लड़के से होती है जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, बस किसी तरह अपनी जिंदगी को शांति से बिताने की कोशिश करता है। ताइसिक की एक छोटी सी शॉप हुआ करती है जिसमें वो लोगों के बेशकीमती सामान के साथ डीलिंग करता है, यानी उन्हें खरीदने और गिरवी रखने का काम किया करता था। इन सब के बावजूद पड़ोस में रहने वाली सोमी नाम की एक छोटी बच्ची उसे अपना इकलौता दोस्त मानती है। हालांकि ताइसिक वैसे तो किसी को अपने मुंह नहीं लगाता, लेकिन सोमी को लेकर वो भी थोड़ा सा सहज था। इसी दौरान हमें सोमी की माँ जियोंग से रूबरू कराया जाता है, जो कि क्लब में गोगो डांसर हुआ करती है और उसे नशे की गंदी लत होती है और ये लत इतनी भयंकर होती है कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक रोज वो अपनी इस हद को पार करते हुए वो अपने क्लब में बिकने वाली ड्रग्स के पूरे पैकेट को चुरा लेती है और किसी को शक ना हो इसलिए उसे ताइसिक की दुकान में एक कैमरा बैग में छुपाकर रखने को दे देती है। जियोंग उस बैग को तो चुरा लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये पैकेट एक बहुत बड़े माफिया म्यूंग ग्यू का है और माफिया को जब ड्रग पैकेट के गायब होने का पता चलता है तो वो पहले क्लब के मालिक को बंदी बनाता है और उसे खूब मारता है। लेकिन उससे कुछ भी काम का ना निकलने की वजह से वो पैकेट को ढूंढने का काम अपने सबसे भरोसेमंद आदमी मैन सियोक और जोंग सियोक को दे देता है। ये दोनों म्यूंग ग्यू के राइट हैंड हुआ करते हैं। थोड़ी बहुत खोजबीन करने के बाद जोंग सियोक को मालूम पड़ता है कि क्लब की डांसर ने ही ये काम किया है। वहीं दूसरी तरफ हम सोमी को देखते हैं जिसकी माँ आज भी नशे में घर आई हुई थी और वो इतनी मदहोश थी कि अपनी ही बेटी को घर से बाहर निकाल देती है। अंधेरी रात में घर के बाहर बैठी सोमी को रोना आ जाता है। रोते रोते वो ताइसिक के पास जाती है जहाँ पर वो मायूस सोमी को अपने घर में सोने के लिए जगह दे देता है। सोने से पहले वो ताइसिक को बताती है कि बाहर के लोग उसे सो घोस्ट कहते हैं क्योंकि वो देखने में काफी डरावना लगता है। हालांकि ताइसिक इस पर कोई जवाब नहीं देता और उसे सोने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अब हमें जियोंग खुद दिखाया जाता है जिससे मिलने उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था। वो उससे उस ड्रग्स के पैकेट के बारे में पूछता है, लेकिन जियोंग कुछ भी नहीं बताती। वो उसे धमकाते हुए कहता है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि ये काम तुम्ही ने किया है और वो जल्दी ही तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उन्हें वो पैकेट पहले ही सौंप दो, वरना ऊपर वाला भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन जियोंग पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह जब ताइसिक की आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि सोमी वहाँ से जा चुकी थी। उसने उसके नाखूनों पर एक एंग्री स्माइल बनाई थी, साथ ही उसके लिए वो एक छोटा सा खत भी छोड़कर जाती है जिसे पढ़कर हमेशा सीरियस रहने वाला ताइसिक हल्का सा मुस्कुरा देता है। कुछ घंटे बाद जब ताइसिक किसी काम के सिलसिले में सोमी के स्कूल के बाहर से निकल रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक औरत नजर आती है जो सोमी को बुरी तरह से मार रही थी। वहाँ कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं रहा था। औरत का आरोप था कि ये लड़की उसके बेटे के बैग को चुरा रही थी, पर सोमी कहती है कि मैं उसके बैग को चुरा नहीं रही थी, बस उसके बैग से अपने बैग को कंपेयर कर रही थी। लेकिन गरीब होने की तो यही सजा होती है, आखिर उसकी कौन ही सुनेगा। पुलिस वाले उससे उसके घर का पता पूछते हैं, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स के बारे में भी सवाल करते हैं, जिस पर वो अपने सामने खड़े ताइसिक की तरफ इशारा कर देती है। पुलिस ताइसिक की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। शाम को जब सोमी उससे मिलने आती है तो ताइसिक बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अकल है कि नहीं, तुमने मेरी तरफ पुलिस को इशारा क्यों किया, और इसके लिए वो उसे खूब डांटता है, जिससे सोमी रुआसी हो जाती है और कहती है कि मुझे सब लोग पागल कहते हैं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सभी को मुझसे दिक्कत है और मैं भी अब किसी से मतलब नहीं रखना चाहती। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे भी नाता तोड़ दूं? इन सब के बाद जब सोमी अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि कुछ बहुत ही खतरनाक दिखने वाले लोग उसकी माँ को बेरहमी से मार रहे होते हैं और बार बार ड्रग्स के पैकेट के बारे में पूछते हैं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि म्यूंग ग्यू के आदमी होते हैं। अब अपनी बेटी की भी जान को खतरे में देखकर जियोंग उन्हें बता देती है
जबकि ड्रग्स का पैकेट एक कैमरे के बैग में छुपा कर रखा है जो कि ताइसिक की दुकान में है। जोंग सियोक अपने कुछ आदमियों को उसकी दुकान पर भेजकर सोमी और उसकी माँ को अपने साथ अगवा करके नीचे गाड़ी में बंदी बना लेता है। उधर अपनी दुकान की लॉक को तोड़ने की आवाज सुनकर ताइसिक वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन उल्टा एक आदमी उसे चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो आदमी अपना मुंह दूसरी तरफ करता है, पल भर के अंदर ताइसिक उसका चाकू छीनकर अपने हाथ में ले लेता है। अब ये देखकर गुंडे सख्ते में आ जाते हैं और जैसे ही दूसरा आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, ताइसिक मार मार कर उसका भर्ता बना देता है। अब काफी देर तक कोई जवाब न आने के बाद जोंग सियोक अपने एक आदमी को फोन के साथ वहाँ भेजता है। वो आदमी उस फोन को ताइसिक की तरफ बढ़ाता है, जिस पर दूसरी तरफ से सोमी की आवाज सुनाई देती है। वो काफी डरी हुई थी और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। जोंग उसे धमकी देता है कि अगर उसने पैकेट नहीं दिया तो ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, जिसकी वजह से ताइसिक को अब मजबूरी में वो पैकेट उन्हें देना पड़ता है। पैकेट देने के बाद वो आदमी वहाँ मौजूद अपने एक आदमी को जान से मार देता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और अपने साथी से इससे अच्छा बदला लेने का मौका आखिर उसे कैसे मिलता। साथ ही वो फोन भी वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अब ताइसिक ने उन्हें वो पैकेट तो दे दी थी, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वो लोग सोमी और जियोंग को जिंदा छोड़ेंगे, और बदकिस्मती से ऐसे ही होता है। पैकेट लेने के बाद वो लोग उन दोनों माँ बेटी को भी अपने साथ ले जाते हैं। ताइसिक उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ताइसिक पहले तो पुलिस को कॉल करके सारी चीज बताता है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि उसी के घर में एक लाश पड़ी हुई है, कहीं पुलिस उसे ही ना फंसा दे। इसलिए वो उन्हें अपना पता बताए बगैर ही फोन काट देता है। तभी ताइसिक को उसी फोन पर कॉल आती है जो वो आदमी छोड़कर गया था। ये कॉल जोंग सियोक और उसके भाई मैन सियोक की थी, जो ताइसिक से कहते हैं कि अगर तुम्हें वो दोनों माँ बेटी जिंदा चाहिए तो हमारा एक काम करना पड़ेगा। ताइसिक इसके लिए हामी भरता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। काम की सारी डिटेल्स कुछ ही सेकंड्स में उसके फोन में आ जाती हैं, जिसके हिसाब से वो बैंक लॉकर से ड्रग का पैकेट निकालता है और उसे ले जाकर माफिया मियोंग ग्यूक को सौंप देता है, जिसके बाद माफिया से सोमी और उसकी माँ को छोड़ने की गुजारिश करता है। लेकिन ये सुनकर मियोंग ग्यूक खुद हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि उसके आदमी ने ड्रग्स चुराने वाली औरत और उसकी बेटी को अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि उसके सबसे खास आदमी ही उसे धोखा दे रहे हैं। अब दोनों भाई यहीं पर नहीं रुकते, पुलिस को उसके अड्डे का पता बताकर उसे रंगे हाथों पकड़वाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान गुस्से से लाल मियोंग ग्यूक ताइसिक को मारने लगता है और फिर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ताइसिक भी बाहर निकलकर एक गाड़ी से माफिया का पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अनकंट्रोल होने की वजह से गाड़ी जाकर कहीं भिड़ जाती है, जिससे गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है और उसके अंदर सोमी की माँ की लाश होती है। जियोंग के शरीर के सारे अंदरूनी पार्ट्स निकाले जा चुके थे। अब ये देखकर ताइसिक हैरत में पड़ जाता है और तभी वहाँ पर उनका पीछा करते करते पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस को लगता है कि उसी ने इस औरत का खून किया है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ऑफिसर उसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए अपने क्राइम पोर्टल में उसका नाम लॉगिन करते हैं, लेकिन हर तरफ सिर्फ लॉक नजर आ रहा था। उसके बारे में कहीं कोई भी जिक्र नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसका इतिहास किसी ने मिटा दिया हो। इसी दौरान लंच का टाइम होता है। पुलिस वाले ताइसिक को खाना देकर उसका राइट हैंड खोल देते हैं, मगर ताइसिक उनसे कहता है कि वो राइट हैंडेड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंडेड है, जिसके बाद उसका बायां हाथ भी खोलने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही उसका बायां हाथ आजाद होता है, वो उन लोगों को वहाँ से मारकर सोमी को बचाने के लिए भाग जाता है। उधर माफिया का भी बीच रोड पर उसके ही आदमियों ने कत्ल करवा दिया था, यानी कि अब शहर में ड्रग्स का एक नया माफिया पैदा हो चुका था, जो कि वो दोनों भाई थे। वहीं ताइसिक ने जिस फोन से सोमी से बात की थी, उसका पता लगवाने के लिए वो उसे लेकर एक मोबाइल एक्सपर्ट के पास जाता है। वो आदमी इस काम को गैर कानूनी बोलकर कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिससे ताइसिक को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचता। इसलिए वो उसे मारने लगता है और मार खाते ही वो आदमी तोते की तरह सब कुछ उगलने लगता है। दूसरी तरफ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर जब ताइसिक से जुड़ी सारी फाइलों को अनलॉक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ताइसिक कोई आम आदमी नहीं बल्कि साउथ कोरियन आर्मी इंटेलिजेंस का एक सीक्रेट एजेंट रह चुका है, जिसने एक दुश्मन द्वारा अपनी पत्नी के मारे जाने के बाद रिटायरमेंट ले लिया। कुछ ही घंटों में उन दोनों भाइयों के ठिकाने का पता ताइसिक को लग जाता है। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जिसमें गैर कानूनी तरीके से वो हर धंधा वहाँ होता था, जिसके बारे में आम आदमी सुनकर भी खौफ में आ जाए। ये लोग ड्रग्स से लेकर इंसानों के बॉडी पार्ट्स को भी स्मगल किया करते हैं। ताइसिक बिल्डिंग के अंदर घुसता है और लिफ्ट में उसे जोंग सियोक का भाई मैन सियोक दिखता है, मगर मैन सियोक उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता।
क्योंकि उसका अभी तक उससे कोई भी आमना सामना नहीं हुआ था। हालांकि मैनसियोक अपने भाई को ये जरूर बताता है कि उस आदमी से सावधान रहो, वो कभी भी उस लड़की को छुड़ाने आ सकता है। अब कुछ कमरों की छानबीन करने के बाद उसे वो लड़का मिल जाता है जो उसकी दुकान पर ड्रग्स का पैकेट लेने आया था। ताइसिक उससे सोमी का पता पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद ताइसिक उसी के चाकू से उसके कंधे को जख्मी कर देता है। और फिर यहाँ हमें वो शख्स दिखाया जाता है जिसने सोमी से ताइसिक की बात करवाई थी। अब दोनों के बीच बेहद खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन इससे पहले कि कोई निष्कर्ष निकलता, पुलिस वहाँ पर छापा मार देती है, जिससे वो आदमी ताइसिक को एक और फोन देकर वहाँ से भाग जाता है। ताइसिक भी पुलिस के हत्थे चढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी गाड़ी लेकर उस जगह से मिनटों में 9-11 हो जाता है। अब यहाँ से हमें सोमी को दिखाया जाता है जिसे उन दोनों भाइयों ने एक ऐसी महिला को दे दिया था जो कि बच्चों से स्मगलिंग का काम करवाती थी। काम खत्म होने के बाद वो बच्चों को दोबारा उन्हीं स्मगलर्स को सौंप दिया करती थी, जिसके बाद वो लोग उन बच्चों के शरीर के जरूरी पार्ट्स जैसे किडनी, लीवर, आंखों को निकालकर बेच दिया करते थे। उधर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल ताइसिक एक आदमी के पास पहुंचता है जो उसके शरीर में लगी गोलियों को निकाल रहा होता है। उसे बेइंतहा दर्द हो रहा होता है, लेकिन इसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं था, क्योंकि अगर वो गलती से भी अस्पताल का रुख करता तो पुलिस उसे पकड़ लेती। ऐसे में दर्द सहने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था। इसी दर्द के साथ वो अपने पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक मुजरिम के द्वारा मारी गई अपनी पत्नी का ख्याल आता है। इस घटना के बाद वो इतना टूट गया था कि इसके बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी। अब ना उसे लोगों से मतलब था और ना ही दुनिया से, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में नन्ही सी सोमी आई जिसने उसे दोबारा जीने का एक मकसद दिया। अब वो उसे भी नहीं खोना चाहता था। इसके बाद ताइसिक उठता है और खुद को शीशे में देखता है और एक एक करके अपने सारे बाल काट लेता है, जिसके बाद वो शहर से बाहर निकलकर एक अनजान व्यक्ति से गन लेकर उन बच्चों के पीछे लग जाता है जो बेफिक्र होकर ड्रग सप्लाई किया करते हैं। उन बच्चों का पीछा करते करते वो उनके गोडाउन में भी पहुंच जाता है, जहां पर दोनों भाई उन बच्चों से ड्रग्स की पैकेजिंग से लेकर सप्लाई का सारा काम किया करते थे। वो फौरन बच्चों को वहां से बाहर निकलने को कहता है और फिर उस जगह पर आग लगा देता है, जिसमें झुलसकर जोंग सियोक की भी मौत हो जाती है। वहीं अब हमें सोमी दिखाई जाती है जिसे एक आदमी उसके शरीर के अंग निकालने के लिए लेने आया था। नादान सोमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो उस शख्स के सर पर एक चोट का निशान देखती है तो वो एक बैंडेज निकालकर वहाँ पर लगा देती है। ये देखकर उस आदमी का दिल पिघल जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी बुराइयों का एहसास होता है। वो बाकी बच्चों के साथ उसे भी वैन में डालकर उसी सर्जन के पास लेकर चला जाता है जहाँ पर बच्चों की आंखें और किडनी निकाली जाती थी। वो बच्चों की आंखें निकालकर ग्लास में पैक करके अपने मालिक मैनसियोक को देता है। वो आंखों को पानी में डुबोकर शाकून से देख रहा होता है कि तभी वहाँ ताइसिक आ जाता है और उनसे सोमी के बारे में पूछता है, जिस पर मैनसियोक वो आंखें ताइसिक की तरफ फेंक कर कहता है कि ये लो, यह है तुम्हारी सोमी। बस इतना सुनने के बाद मानो ताइसिक के सर पर खून सवार हो जाता है और वो एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि इस बीच मैनसियोक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता, क्योंकि यमराज की तरह पीछे पड़ा ताइसिक गोलियों से उसकी गाड़ी को पंक्चर कर देता है। अपने सामने मौत को देखकर मैनसियोक गाड़ी को अंदर से लॉक करके जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो गाड़ी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ थी। पर बेचारा ये नहीं जानता था कि ताइसिक इंटेलिजेंस ऑफिसर रहा है। उसे ऐसे हालातों में भी दुश्मन का सफाया कैसे करना है अच्छे से पता था। वो विंडो के एक ही जगह पर कई बार गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर छेद हो जाता है और फिर आखिरी बुलेट से मैनसियोक को भी उसके भाई के पास पहुँचा देता है। आखिर में ताइसिक जैसे ही खुद को मारने के लिए बंदूक को कनपटी पर लगाता है कि अचानक उसे सोमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी पूरी तरीके से जिंदा थी और उसकी आंखों की रोशनी भी बरकरार थी। दरअसल सोमी का सरल स्वभाव देखकर उस आदमी का दिल पसीज गया था और उसने उसकी जान बख्श दी थी, और वो जो आंखें मैनसियोक को दी थी वो किसी दूसरे बच्चे की थी। ताइसिक फौरन सोमी को अपने गले से लगा लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और उसे अपने हिरासत में ले लेती है। पर जेल जाने से पहले वो रास्ते में एक स्टेशनरी शॉप पर गाड़ी को रोकने की गुजारिश करता है और सोमी को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए जरूरत की सारी किताबें और स्टेशनरी का सामान दिलवाकर मन लगाकर पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ साल उसका इंतजार करने को कहता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।